बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। ठीक है, अब इसमें स्टडी करनी है केमिकल कंपोनेंट्स की और उसके साथ साथ केमिकल प्रोसेस, लेकिन ये केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अकर्ड होते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब देखें, बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर स्टडी करनी है किसकी? केमिकल कंपोनेंट्स की एंड द केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और उसके साथ साथ जो केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं उसी को क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री। यानी केमिकल कंपोनेंट और केमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं उनकी जो स्टडी की जाएगी उसी को क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, the basic knowledge of biochemistry is essential for understanding biology। अब जो बायोकेमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज है ये जरूरी है किसको समझने के लिए? बायोलॉजी को। ठीक है, अब हम बायोलॉजी के अंदर ही किसकी स्टडी कर रहे हैं? बायोकेमिस्ट्री, ताकि हमें बायो की अच्छी तरह समझ आ जाए। ये क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फॉलोइंग रीजन है। दिस इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। वो फॉलोइंग रीजन किस पर बेस करते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन इनके अंदर इनका मेन कंस्टिट्यूएंट किस पर मुश्तमिल होगा? कार्बन और हाइड्रोजन पर। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें, ये कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी सब्सटेंसेस होंगे उनको इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहेंगे। देखें, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स। तमाम लिविंग थिंग्स है जो बनी होती है सर्टेन यकीनी केमिकल कंपाउंड से। वो यकीनी केमिकल कंपाउंड क्या कैसे हम अगर उनको जनरली अगर क्लासिफाई करें, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। यानी तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो किस से बनी गई है? सर्टेन केमिकल कंपाउंड से। वो सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं उनके एग्जांपल्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल तमाम रकबात को हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, अगर हम बात करें अमंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और वाटर। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मैंने वो कहा कि वो तमाम सब्सटेंस जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा थे। ये कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल तमाम रकबात थे। ये कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तमाम सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये तमाम किसके अंदर आ जाएंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस। तो आपने ये डिफरेंस लिख देना है। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड ममेलियन सेल, यानी बैक्टीरिया और ममेलियन सेल्स के अंदर केमिकल कंपोजिशन कितनी कितनी पाई जाती है? इन कंपोनेंट यानी केमिकल कंपोजिशन कंपोनेंट्स की, लेकिन उन कंपोनेंट्स की कितनी और उन उसके हिसाब से कितनी परसेंटेज के मुताबिक पाई जाती है वो हम देख लेते हैं। वाटर इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल 70% पाया जाता है, लेकिन इन केस ऑफ ममेलियन सेल 17% होगा। प्रोटीन, ठीक है, ये क्या है? केमिकल कंपोनेंट्स हैं। प्रोटीन्स 15% है और उसके साथ साथ इन केस ऑफ ममेलियन सेल 18% है। कार्बोहाइड्रेट्स 3% है और उसके साथ साथ मेमेलियन सेल के अंदर 4% है। लिपिड्स इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स 2% है, लेकिन इन केस ऑफ मेमेलियन सेल 3% है। डीएनए 1% एंड 0.2%, आरएनए 6% एंड 1.1%। अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स। ये इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल 2% है और उसके साथ साथ ममेलियन सेल के अंदर भी 2% है। इनऑर्गेनिक आयंस, वो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट एटसेट्रा। इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स क्या है? 1% है, लेकिन ममेलियल सेल के अंदर भी क्या है? 1% है। इनके अंदर में से, इनके अंदर ये टेबल में से, ठीक है,
कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं, इसलिए आपने इनको देख लेना है। अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, बायोकेमिस्ट्री के अंदर मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन ए सेल, तमाम केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रहे हैं उन तमाम केमिकल रिएक्शन को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। देखें, ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन ए सेल, एक सेल के अंदर तमाम केमिकल रिएक्शन जो टेकिंग प्लेस हो रही हैं उन तमाम केमिकल रिएक्शन को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। अगर इसी मेटाबॉलिज्म को हम क्लासिफाइड करें, इसकी टू टाइप्स है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। हम इस मेटाबॉलिज्म को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स के अंदर, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। द रिएक्शन इन विच सिंपलर substances are combined to form complex substance are called anabolic reaction। ठीक है, एनाबोलिज्म। ठीक है, एनाबोलिक रिएक्शन किसमें आएगा, एनाबोलिज्म के। इसके अंदर सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन करते हैं तो उसके नतीजे में कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल जिसमें बनाएंगे उसे क्या कहेंगे, एनाबोलिज्म। अगर हम बात करें कैटाबोलिज्म की, इसके अंदर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रोकन करेंगे, टूटेंगे और उसके नतीजे में छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस बनेंगे, यानी इसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है जिसके नतीजे में छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं। देखें, द रिएक्शंस इन विच कॉम्प्लेक्स substances are broken to form simpler substance are called anabolic reaction। यानी इसके अंदर कम्प्लेक्स, ठीक है, ये कम्प्लेक्स है, सब्सटेंसेस आर ब्रोकन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंस, उसको क्या कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन नीड एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी की जरूरत होती है। क्यों होती है, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है। कैटाबॉलिक रिएक्शन रिलीज एनर्जी, इसमें बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है, वो बड़ा मॉलिक्यूल टूटने के साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसके अंदर एनर्जी क्या है, नीड है, यानी जरूरी है, स्टोर होती है। इसके अंदर एनर्जी क्या है, रिलीज हो रही है क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा है। क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये डिफरेंस लिख देने आप। अब कोऑर्डिनेटेड इंटरकन्वर्जन, अब एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक रिएक्शन बॉडी के अंदर हैंड बाय हैंड चलते हैं, ये एक दूसरे के दरमियान इंटर कन्वर्जन होते रहते हैं। देख लेते हैं, एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक रिएक्शंस गो हैंड इन द लिविंग सेल्स, लिविंग सेल के अंदर हैंड इन हैंड, यानी इकट्ठे चलते रहते हैं। कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन, अब देखें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रोकन करेंगे एंड द रिजल्टिंग smaller molecule are reused to form new complex molecule। complex molecule टूटे हैं तो उसके नतीजे में सिंपलर बने हैं, सिंपलर दोबारा रीयूज होंगे तो उन्होंने दोबारा क्या बना देना है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इसलिए ये गो हो रहे हैं हैंड इन हैंड। इंटरकन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, देखें, इंटरकन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स that occur continuously in living cells are examples of coordinated catabolic and anabolic activities। ये तमाम इसके examples हैं coordinated catabolic and anabolic activities की। अगर हम बात करें, इसमें से ले लेते हैं हम प्रोटीन। आपको पता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड से। ठीक है, अब अमाइनो एसिड से मिलकर बनने के साथ साथ जब प्रोटीन टूटती है तो क्या बनते हैं, अमाइनो एसिड बनते हैं। वही अमाइनो एसिड दोबारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए दोबारा मिलती हैं तो वो प्रोटीन बनती है। ठीक है, यानी कैटाबोलिक एनाबोलिक में कन्वर्ट होता है, एनाबोलिक कैटाबोलिक के अंदर कन्वर्ट होता रहता है। यही इंटर कन्वर्जन हो, इसी तरह इंटर कन्वर्जन पॉसिबल होती रहती है। अगर हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन की, कार्बन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, जो हमने पीछे डिस्कस किए थे उसमें हमने कहा था कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन उसमें से जो बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कार्बन है। देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन में कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक एलिमेंट है।
Due to its unique property, carbon occupy the central position in the skeleton of life. ठीक है, अगर ह्यूमन स्केलेटन ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें उसमें क्या कार्बन क्या है, कार्बन सेंट्रल पोजीशन रखता है, यही इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, यानी इसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर नॉन एलिमेंट फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स। अब इसने 4 होते हैं, इसने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना है, तो इसने रिएक्ट करना है दूसरे अदर नाउन एलिमेंट्स के साथ, उसी को हम क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, यानी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये देख लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या है। रिजल्ट व्हेन 2 और मोर एटम्स कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन शेल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखें 2 और मोर एटम्स उन्होंने कंप्लीट करना है अपना शेल किसके जरिए, इलेक्ट्रॉन के जरिए। किस तरह करना है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। यानी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 और मोर एटम्स कंप्लीट अपना जो शेल करते हैं उसी को क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स। अगर इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब 2 हाइड्रोजन एटम हैं, अब उनके अंदर एक एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब उन्होंने शेयर करने के बाद क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बना देना है, H2O, ठीक है, ये बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। ये किस में बना है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। कोवलेंट बॉन्ड स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है, किसके अंदर, कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर। When a carbon atom combine with 4 atoms are radical, जब एक कार्बन एटम कंबाइन करती है 4 एटम्स और रेडिकल, ये कार्बन है बेटा, ये कंबाइन कर रही है 4 एटम्स या रेडिकल्स के। The 4 bonds are arranged symmetrically in tetrahedron and result to give a stable configuration। अब ये देखें symmetrically tetrahedron, तो इन्होंने क्या दी है, stable configuration। The the stability associated with the tetravalency of carbon atoms make it favorable एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर। अब इसके जरिए जब इन्होंने क्या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो इसके नतीजे में इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर दिया। देखें ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन है। इस कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा टेट्रावैलेंसी है, लेकिन इसने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना है। अब इन तमाम से, इनके वैलेंस शेल से एक एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। ये कार्बन के खुद 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, रेड के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें ग्रीन की, ये ग्रीन इसने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम से लिए हैं, जिसकी वजह से इसने अपना ऑक्टेट रूल का, यानी इसने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लिया है। Thus, in order to complete its octet, इस तरह ये अपना ऑक्टेट यानी ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करता है। क्या, कौन, ये कार्बन। ये देखें इसने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किए हैं। ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस तरह किए, ये किस तरह किए, इसने कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। इसमें क्या है, एनर्जी क्या है, स्टोर होगी। अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कार्बन एटम कैन आल्सो कंबाइन म्यूचुअली फॉर्मिंग ब्रांच और अनब्रांच चेन्स और रिंग। अब इसने कंबाइन करना है म्यूचुअली, जिसके नतीजे में इसने ब्रांच और अनब्रांच क्या है, और उसके साथ साथ रिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। दिस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स फॉर्म ए स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक। बेटा ये बनाया गया है, कार्बन अरेंज हुई है डिफरेंट अरे के जरिए, तो उसके नतीजे में इसने अनब्रांच, रिंग और ब्रांच चेन बनाई है। लेकिन ये कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, ये है अनब्रांच चेन। देखें अनब्रांच चेन है, यानी कार्बन कार्बन के साथ, ये देखें कि ये कार्बन के साथ मिला हुआ है, उसके साथ साथ ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। ये रिंग स्ट्रक्चर है इसका, कार्बन कार्बन अरेंज हुई है, तो उसके नतीजे में ये रिंग स्ट्रक्चर बना है, उसके साथ साथ ये ब्रांच चेन बनी हुई है, ठीक है। ये देखें इनके डिफरेंट अरे के जरिए कार्बन अरेंज होने के साथ साथ ये ब्रांच चेन बनी हुई है। अब कार्बन हमने कहा कि सी सी बॉन्ड भी बना है, तो देखें ये सी सी बॉन्ड है। ये तमाम सी सी बॉन्ड के जरिए इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर है, और उसके साथ साथ कार्बन कंबाइन करता है दूसरे एटम्स के साथ भी, ठीक है। देखिए कार्बन कंबाइन कॉमनली विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये तमाम एलिमेंट्स के साथ भी कार्बन कंबाइन करता है। देख लेते हैं, combination with these and other elements contribute to the large variety of organic
कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये एक कंट्रीब्यूट करेगा, जब इनके साथ कंबाइन करेगा तो ये लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करेगा। कार्बन एंड हाइड्रोजन इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। कार्बन और हाइड्रोजन किसका सोर्स है? जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये पोटेंशियल सोर्स है केमिकल एनर्जी का। यही केमिकल एनर्जी किसके लिए होगी? सेलुलर एक्टिविटी के जरिए। सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर एक्टिविटी इसी में पॉसिबल हो रही है। कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की, ये किस में आएगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अंदर। अगर कार्बन कार्बन के साथ यानी कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलेंगे तो उसके नतीजे में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे तो उसके नतीजे में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। कार्बन कंबाइन विद नाइट्रोजन इन अमाइनो एसिड लिंकेज टू फॉर्म पेप्टाइड्स बॉन्ड। अब कार्बन कंबाइन की है किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन, ये किस में हो रहा है काम? अमाइनो एसिड लिंकेज में। यानी अगर एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलता है तो उस अमाइनो एसिड का जो अमाइन ग्रुप है वो दूसरे, ठीक है, वो दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बन ग्रुप के साथ अगर मिलेगा यानी सी और एन जो बनाएंगे, सी और एन लिंकेज बनाएंगे तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ठीक है। वो बॉन्ड क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। यानी सी और एन बॉन्ड क्या बनाएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। एंड फॉर्म प्रोटीन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू देयर डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या है? यानी अमाइनो एसिड जब अमाइनो एसिड के साथ मिलता है किसके जरिए? पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, तो उनके नतीजे में क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। अब इसका क्या है? वेरी डाइवर्स है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के अंदर के उसमें हम देख लेते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो लफ्ज जाहिर कर रहा है लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके साथ साथ माइक्रो मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा होता है। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आएंगे। अगर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एटसेट्रा, ये किस में आएंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन टू फॉर्म माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब यही जो मैक्रो मॉलिक्यूल ब्रोक करते हैं तो इसके नतीजे में क्या बनता है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर कंबाइन टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यही माइक्रो मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, इधर तक ही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। अल्लाह।